नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोचर वेब सीरीज को, जो कि सत्य घटना पर आधारित एक वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज को आलिया भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। तो आइए दोस्तों, पोचर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में बताया जाता है कि 1991 में पोचरिंग का काम बहुत ही तेजी से चला करता था और पोचर का मतलब होता है अवैध शिकार करना। अब क्योंकि उस समय पर ना तो कोई कानून थे और ना ही कोई ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिस वजह से हंटर्स बहुत ही तेजी से पोचरिंग किया करते थे और उनमें सबसे ज्यादा शिकार हाथी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और नई सिक्योरिटी और नए कानून के साथ सब कुछ कंट्रोल में हो गया और फिर कुछ सालों के बाद 2015 में एक आदमी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंचता है। ये आदमी दरअसल में जंगल की निगरानी करता है। ये आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसरों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जंगल में हाथियों को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है। मेरे सामने ही 5 हाथियों को मार दिया गया है और जो कर रहा है उस आदमी का नाम राज है। राज दरअसल में 20 साल पहले ये काम किया करता था। सभी को ऐसा लग रहा था कि उसने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन फिर से वो ये काम करने लगा है और अब ये बातें जो है वो बाहर लीक होने लगी थी, जिस वजह से ऑफिसरों की ड्यूटी जो है वो अब खतरे में है। जिसके बाद हमें माला नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है। वो एक इन्फॉर्मर से मिलती है जिसका नाम हरीश है और हरीश यहाँ पर माला को बताता है कि जंगल में हाथियों को बेरहमी से मारा जा रहा है और जो आदमी मार रहा है उसका नाम राज है। वैसे तो अखबार में सिर्फ 5 हाथियों की जान के बारे में लिखा है, लेकिन 18 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं। माला को भी ऐसा ही लग रहा था कि राज ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, लेकिन राज अभी भी ये सारे काम कर रहा है। जिसके बाद माला त्रिवेंद्रम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करती है, जो कि राज को ढूंढने का काम कर रहे थे। वो उससे पूछती है कि क्या उन्हें राज मिला, लेकिन यहाँ पर वो आदमी साफ मना कर देता है माला से कि राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो उसके घर पर रेड मारने गए थे, लेकिन वो पहले ही वहां से जा चुका था। जबकि इन्हीं के डिपार्टमेंट में से किसी ने राज को खबर दे दी थी कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जिस वजह से राज यहाँ से पहले ही भाग गया। अब सारा इल्जाम जो है वो यहाँ के डीएफओ के ऊपर आता है, मतलब कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अब क्योंकि वो सारे हाथी इसी की निगरानी में थे, इसी वजह से उसके ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है और उसे बताया जाता है कि अब ये सारी न्यूज जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है और कई जगह आर्टिकल भी छप चुके हैं और अब तुम ये नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हालत में ये केस सॉल्व करना होगा, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन नील बनर्जी चाहता है कि वो ये केस खुद संभाले, क्योंकि उसे मालूम है कि इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसमें वो किसी को भी अटकाना नहीं चाहता है। इसलिए वो माला के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद लेना चाहता हूँ। नील को बहुत अच्छे से मालूम है कि माला एक ईमानदार ऑफिसर है और अगर वो इस टीम में रहेगी तो वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेगा। इसलिए नील जो है वो माला को तुरंत ही अपने पास बुलाता है और इस केस के बारे में बताना शुरू करता है। नील यहाँ पर माला को मॉरिस फिन के बारे में बताता है, लेकिन माला तो मॉरिस फिन के बारे में पहले से ही जानती है। नील उसे बताता है कि मॉरिस फिन जो है वो हाथी के दांतों को नक्काशी कर कर बाहर स्मगल करता है। तो मॉरिस फिन इस तरह से कई सारे दांतों को सप्लाई करने का काम तो करता है, लेकिन उनकी मेन कड़ी जो है वो राज है, क्योंकि राज ही ये सब कुछ संभालता है। और अब क्योंकि राज अपनी जगह से भाग चुका है, इसलिए राज तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले मॉरिस फिन तक पहुंचना होगा। और हाल ही में त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने यहाँ पर मॉरिस फिन के बारे में पता कर लिया है कि उसका घर कहाँ पर है। जिसके बाद सीन जो है वो त्रिवेंद्रम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर की डीएफओ डीना जो है वो तुरंत ही मॉरिस फिन के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर की उसकी पत्नी और उसकी माँ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। इसलिए डीना जो है वो मॉरिस फिन की वाइफ को अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद हम जोसेफ एलन को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर के रूप में एक हॉस्पिटल में था। दरअसल उसे एक केस के लिए बुलाया गया था। हाल ही में एक आदमी को सांप ने काट खाया है और जोसेफ एलन जो है वो स्नेक एक्सपर्ट है। तो एलन यहाँ पर डॉक्टर को बता देता है कि वो एकदम सही तरह से इलाज कर रहे हैं, ये आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे सीन शिफ्ट होता है मॉरिस फिन की तरफ, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर पहुंच चुका था। उसकी मुलाकात होती है डीना से। डीना को ऐसा लग रहा था कि मॉरिस फिन यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉरिस फिन तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि डीना ने उसकी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ गई थी और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डीना का पति आ जाता है, जो कि खाना लेकर आया था।
और थोड़ी देर में मॉरिस फिन का वकील भी यहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन डीना यहाँ पर मॉरिस फिन से वो सब कुछ उगलवा लेती है जो कि वो जानना चाहती थी। मॉरिस फिन बता देता है कि वो सिर्फ हाथी के दांतों पर नक्काशी करने का काम करता है और फिर वो उन्हें दिल्ली भेज देता है और जहाँ पर नक्काशी करने का काम चलता है वो उस जगह का नाम भी बता देता है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि जोसेफ एलन दरअसल में एक डॉक्टर नहीं है, वो बस एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, हालांकि वो एक स्नैक एक्सपर्ट भी है। तो यहाँ पर माला जो है वो एलन के पास कॉल करती है क्योंकि यहाँ पर माला को डेटा को इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अब क्योंकि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर था इसलिए वो सब कुछ समझता है। उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी इसलिए वो उसकी जुगाड़ भी कर लेता है जो कि कुछ पैसों में मिलने वाला था। लेकिन वो लोग यहाँ पर एलन को फ्री में ही दे देते हैं क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि पोचर करने वाले जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जिसके बाद एलन एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि केरला में ही पोचर करने वाले लोगों को रोकता था। वो बताता है कि पोचर करने वालों की एक बहुत ही बड़ी गैंग होती है, वो लोग किसी भी आर्म डीलर से कम नहीं होते हैं। मैंने कई तरह के ऐसे केस देखे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे और वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम एलन को नील बनर्जी के पास देखते हैं। यहाँ पर नील बनर्जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि एलन उनके काम का बंदा है। उन्हें मालूम है कि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो डेटा को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो नील यहाँ पर एलन को सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना। जिसके बाद त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने मॉरिस फिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि हाथी के दांतों पर नक्काशी की जाती है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद डीना को ये बात भी मालूम चलती है कि यहाँ पर हाथी के दांतों से मूर्तियां भी बनाई जाती है। अब आगे हम एक औरत को देखते हैं जो कि एलन के पास कॉल करती है और हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है कि दरअसल में ये औरत जो है वो एलन की वाइफ है और अक्सर एलन का कम ही यहाँ पर आना जाना होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही एलन जो है वो माला के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर एलन जैसे ही पहुंचता है तो माला को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे मालूम है कि एक फॉरेस्ट की डिग्री के द्वारा ये काम इतना आसान तो नहीं था, ये काम तो जरूर एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही संभाल सकता है। तो यहाँ पर एलन उसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है और कहता है ये सॉफ्टवेयर हमें कॉल डिटेल्स के बारे में आसानी से सब कुछ बता सकता है। राज के पास कितने कॉल गए और कितने कॉल आए हमें ये सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा और सबसे ज्यादा राज के पास कौन कॉल करता है ये भी हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। ये लोग बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी माला के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है हरीश का और हरीश उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो कि राज का बहुत ही खास आदमी है। इसलिए माला जो है वो उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जाने लगती है और जिस गांव में वो आदमी रहता है उसी गांव में उसका एक दोस्त रहता है जो कि हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुआ है। लेकिन उस आदमी के बारे में उसे सब कुछ जानना था इसलिए वो उस आदमी की मदद ले लेती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड किशोर कुमार जो है वो डीना को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट है और वो कंप्लेंट दरअसल में क्रिस फिन ने की है। क्रिस फिन ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि तुमने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है। लेकिन तभी डीना उन्हें क्रिस फिन की बताई हुई जगह पर से जो हाथी के दांतों से बनी मूर्ति मिली है वो उन्हें बताने लगती है और कहती है कि हमें वहां से जाकर पता चला है कि 18 हाथी नहीं बल्कि उससे ज्यादा हाथी की जानें गई हैं। माला जब अपने घर पहुंचती है तो हम यहाँ पर उसकी माँ से बात करता हुआ देख पाते हैं और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में माला के पिता जो है वो एक पोचर थे और वो भी हाथियों को मारने का काम किया करते थे। लेकिन ये बात माला को हाल ही में पता चली है और वो अपने पिता से अब नफरत करती है जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। जिसके बाद माला रात को अपने सस्पेंडेड दोस्त विजय से मिलती है जो कि फोया के बारे में यहाँ पर बताने वाला था, जो कि राज का सबसे खास आदमी है। विजय चाह रहा है कि उसकी ड्यूटी उसे वापस मिल जाए, जिस वजह से वो माला से रिक्वेस्ट करता है कि वो बड़े अधिकारी से बात करे। लेकिन माला बताती है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी विजय यहाँ पर माला की मदद करने के लिए मान जाता है। वो यहाँ पर मैथ्यू नाम के एक आदमी से मदद लेते हैं और फोया के पूरे परिवार के बारे में पता कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फोया के घर से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर कि वो देखते हैं कि उस दिहाड़ी के लिए जाने वाले मजदूर जो है वो रोज एक ट्रक में बैठकर जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो लोग भी फोया के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो मजदूर की तलाशी कर रहे थे। तो विजय उनसे कहता है कि उन्हें एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए मिलेगी, जितने भी लोग तुम्हारे पास है उन सभी को लेकर बस स्टैंड आ जाना। दूसरी तरफ हम नील बनर्जी को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे, जहाँ पर कि हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वो नील बनर्जी को बताते हैं कि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए अब उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना चाहिए। अब ये रिपोर्ट किस चीज की है ये हमें थोड़ी देर में मालूम चलेगा। दूसरी तरफ प्लानिंग के मुताबिक फोया के घर से सभी लोग उस ट्रक में बैठने लगते हैं और दिहाड़ी के लिए जाने लगते हैं
उनका प्लान दरअसल में ये था कि फोइया के घर से ये सारे लोगों को निकालने के बाद वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को यहाँ पर भेजेंगे और फोइया की तलाशी करेंगे। तो ऐसा ही होता है, एक जीप यहाँ पर फोइया के घर पर रुकती है और वो फोइया के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए वो उन सारे मजदूरों को बीच जंगल में रोकते हैं और उनसे फोइया के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बताते हैं कि फोइया हमें बहुत दिनों से नहीं मिला है, वो कई दिनों से गायब है। ये सुनने के बाद माला पूरी तरह से उदास हो जाती है और वापस अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर कि एलन उसे बताता है कि इतने टाइम में उसने सब कुछ पता कर लिया है कि राज के पास कितने कॉल आते हैं और कितने कॉल जाते हैं, और सेल टॉवर के द्वारा उसने ये भी पता कर लिया था कि ये कॉल जो है वो किस जगह से आ रहे हैं और कौन राज के पास कितनी बार कॉल करता है। ये सब कुछ अब एलन के पास जानकारी थी और अब उसे ये भी मालूम है कि राज के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने अपनी सिम को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन एक सिम हाल ही में एक्टिवेट हुआ है और उसी के बारे में अब वो पता करने लगते हैं। और अब उस एक्टिवेट नंबर वाले पर वो कॉल करते हैं, लेकिन वो खुद कॉल नहीं करते हैं, जबकि वो किसी और से करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर एलन अपनी दिल्ली वाली एक दोस्त से मदद लेता है और वो उस नंबर पर कॉल करवाता है और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में वो नंबर राज की बहन का है और वो दरअसल में केरला की एक छोटी सी जगह पर रहते हैं। तो एलन और माला जो है वो उस जगह पर पहुंच चुके थे और उनके साथ क्रिस्पिन भी मौजूद था। क्रिस्पिन उनसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि उसकी बहन यहाँ पर रहती है, लेकिन राज यहाँ पर भी नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि नील और माला को राज और एक अनजान घर के बारे में मालूम चला है, जहाँ पर कि राज रहता है। राज का अक्सर उनके घर पर आना जाना रहता है, इसलिए नील चाहता है कि वो आज रात उनके घर पर छापा मारे और उनके घर के जितने भी सदस्य उन सभी को उठाकर ले आए। अब बहुत दिनों के बाद एलन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी फैमिली से मिलता है। एलन का अपने घर पर आना जाना बहुत ही कम होता है, वो दिल्ली में रहता है और उसकी पूरी फैमिली केरला में रहती है। एलन का एक छोटा बेटा भी है और उसका पूरा घरबार जो है वो उसकी बीबी ही संभालती है और इसी वजह से उसकी बीबी कभी कभी एलन से नाराज भी होती है, क्योंकि उसका कम ही आना जाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर की रिपोर्ट आ चुकी थी और उन्हें बताया गया कि उन्हें लंग कैंसर है और इसी वजह से अब उनके पास बहुत कम समय भी है। और नील सर ने ये बात जो है अपनी फैमिली को नहीं बताई है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी तक को ये बात नहीं बताई है। अब रात होते ही सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं, जिनमें माला और एलन साथ में थे। यहाँ पर एलन ने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया है और रात होते ही चुपचाप वो माला के साथ नील सर के पास आ जाता है, जहाँ पर कि एक पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होती है। नील सर सभी को बताते हैं कि हम 2 घर पर छापे मारने वाले हैं, एक तो यहाँ पर राज की बहन के घर पर, तो दूसरा एक अनजान घर पर जहाँ पर कि राज का अक्सर आना जाना होता है। और वो लोग 2 टीम में बट जाते हैं। माला और एलन जो है वो सुनसान घर में छापा मारने वाले हैं, तो नील सर जो है वो उसकी बहन के घर पर। तो माला जैसे अंदर घुसती है तो वहाँ पर उन्हें एक औरत और एक आदमी मिलता है। यहाँ पर पता चलता है उनके रिश्ते के बारे में। तो माला उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा राज से रिश्ता क्या है। तो वो आदमी बताता है कि मेरी औरत का राज के साथ अफेयर है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, जिसके बारे में वो औरत भी माला को सब कुछ बता देती है कि राज को वो पसंद करती है। इस औरत के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है वो राज का है। इसके बाद माला उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछती है और फिर नील सर को सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और नील सर के द्वारा यहाँ पर माला को मालूम चलता है कि राज के बहन के घर पर उसकी बहन और बहनों ही मौजूद थे, उसका भांजा भी यहाँ पर मौजूद नहीं था और राज का भी अक्सर यहाँ पर कम ही आना जाना होता है। तभी उनके पास सरपंच का कॉल आता है। माला कॉल उठाती है और उसे मालूम चलता है कि सरपंच के घर पर राज का भांजा मौजूद है और वो खुद को सरेंडर करना चाहता है, इसलिए माला अकेले ही पहुंच जाती है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर नील और एलन भी मौजूद थे, जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर माला जो है वो राज के भांजे को अपने साथ ले आती है और पूछती है कि आखिर तुमने सरेंडर क्यों किया, जिस पर कि उसका भांजा बताता है कि वो यूके में जॉब करने के लिए जा रहा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो। और राज का भांजा राज के बारे में भी बता देता है कि राज जो है वो मगदू नाम की एक जगह पर मौजूद है और वो गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद है। और वो ने ये भी बता देता है कि वो कल सुबह जो है वो केरला के लिए निकल रहा है, जिसकी ट्रेन की टिकट जो है वो उसके लैपटॉप में है। तो एलन और नील उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी टिकट को चेक करते हैं कि वो किस ट्रेन से आ रहा है और किस समय पर आ रहा है। अगली सुबह वो एक टीम को स्टेशन पर पहुंचाते हैं, जहां पर कि ट्रेन में घुसने के बाद वो चेकिंग करना शुरू करते हैं और राज को खोजना शुरू करते हैं। वो ट्रेन में सभी जगह चेक करते हैं, लेकिन राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि राज ट्रेन में चढ़ा ही ना हो, जिस बात से पुलिस वालों को भी अब शक हो रहा था।
इसलिए नील जो है वो मगदू के एसएचओ के पास कॉल करता है और उनसे राज के बारे में पूछता है और एक टीम जो है वो राज के घर पर भेजने को भी कहते हैं। जैसे ही एसएचओ की पूरी टीम वहां पहुंचती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि राज ने अपने ही घर में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली है, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। तब उसकी बॉडी को नीचे उतारा जाता है जहाँ पर कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। जिसके बाद नील को जब ये खबर मिलती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। माला भी ये खबर सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उन्हें इसे एग्जामिनेशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, जिस वजह से वो नील सर से परमिशन भी मांगती है। तो नील सर यहाँ पर माला को परमिशन भी दे देते हैं, जिसके बाद माला बिना देर किए हुए यहाँ से निकल पड़ती है डायरेक्ट मगदू के लिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एलन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी उसके बच्चे की और यहाँ पर एलन नहीं पहुंच पाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं माला को, जो कि मगदू के लिए निकल चुकी थी और वो थोड़ी देर के बाद मगदू पहुंच चुकी थी। यहाँ पर राज के घर पर एक काम करने वाला माला से मिलता है तो माला उसे बताती है कि वो राज की भांजी है और मुझे उसके घर पर ले चलो। तब वो आदमी माला को राज के घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर जो है वो खून की उल्टी करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि नील सर की हालत जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन अभी भी वो ये बात किसी को भी नहीं बताते हैं। और यहाँ एलन और उसकी वाइफ के बीच में संबंध जो है वो थोड़े थोड़े बिगड़ने लगे थे, क्योंकि एलन की वाइफ कहती है कि एलन अब उसे समय नहीं देता है, ना ही उसके बच्चे को देता है, जिसके लिए एलन उससे कहता है कि आज रात 12 बजे बिल्कुल रेडी रहना, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर ले जाऊंगा, तब तक के लिए चुप रहना। अब माला राज के घर पर पहुंच चुकी थी। वो लड़का जो है वो माला को सारी जगह दिखाता है जहां पर कि राज की जान गई थी, वो जगह भी दिखाता है। वो बताता है कि इसी पेड़ से लटक कर राज ने खुद को फांसी लगाई थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि राज फांसी नहीं लगा सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिलेर आदमी है और उसके पास कुछ सबूत भी है, जैसे कि उसके पैर के मोजे जो है वो बिल्कुल सफेद है, मतलब कि वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। और राज ने जिस डाली से लटक कर खुद को फांसी लगाई है वो डाली भी बहुत कमजोर है। अगर राज शुरुआत में कुछ भी तड़फड़ाया होगा तो वो डाली टूटकर अब तक गिर चुकी होती, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और माला को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो शहर के एसएचओ के पास जाती है जहाँ पर कि वो जो है वो राज की डेड बॉडी को देखना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर माला को राज की डेड बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तो सुसाइड ही है, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक ही निशान है और वो निशान जो है वो रस्सी का है, जिससे मालूम चलता है कि उसने सुसाइड ही किया था। लेकिन माला कहती है कि हमें इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए, लेकिन एसएचओ इससे साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर केस है, उसने सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ पर एसएचओ उसे खरीदने की बात कहता है और कहता है कि तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। पर ये सुनने के बाद तो माला पूरी तरह से भड़क जाती है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि एसएचओ रिश्वतखोर है। तब वो यहाँ से वापस आने लगती है। वापस आते समय वो बाबू के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मैं माला को पोया के बारे में मालूम करना था। पोया दरअसल में राज के साथ काम करने वाला एक खास आदमी है, जिसके कारण बाबू उसी घर पर जाता है जहाँ पर कि पोया रहता है और इस घर में बाबू पहले भी आ चुका है। यहाँ पर वो आदमी आता है तो बाबू उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मुझे एक पोया को मैसेज देना था और कहना था कि उसकी जान खतरे में है। तब यहाँ पर वो आदमी पोया के बारे में सब कुछ बता देता है और बाबू ये सारी बात जो है वो माला को बता देता है, जिसके बाद वो लोग पोया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम चल गया है कि अब पोया कहाँ पर रहता है। उन्हें पोया को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो राज का एकदम खास आदमी था। अगर वो मिल जाता है तो ये केस फिर से ओपन हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पोया सड़क पर नजर आता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तब माला और बाबू बिना देर किए यहाँ पर पोया को अपनी वैन में घुसा लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कि माला उससे अकेले पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए वो बाबू को कमरे से बाहर जाने को कहती है। लेकिन बाबू कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन माला कहती है कि वो उसे अकेले ही हैंडल कर लेगी, जिसके बाद माला उससे पूछताछ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन अपनी वाइफ को रात को 12 बजे एक जगह पर ले जाता है और वो जगह ये थी कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर एलन अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि वो किन के लिए काम करता है और वो किन किन लोगों से लड़ रहा है और वो तुम्हारी भी रक्षा कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो अपनी फैमिली को सामने लाए क्योंकि वो खुद पीछे रहकर काम कर रहा है,
ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। ये सुनने के बाद एलन की बीबी को एलन के ऊपर गर्व महसूस होता है और वो एलन को सपोर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ माला यहाँ पर पोइया से पूछताछ करती है और राज के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर पोइया बताता है कि बहुत दिनों से पोइया से कोई भी मुलाकात नहीं हुई है और वो यहाँ पर एक चेयर से अपने हाथ में कील भी निकाल लेता है और उसे फिर से बैन में बिठाकर माला जो है वो वापस छोड़ने के लिए जाने लगती है। और बाहर माला बाबू को बताती है कि उसने जो कुछ बताना था उसने बता दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोइया उसी छोटी कील से अपने गले पर वार करने लगता है और खुद की जान लेने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट आई थी, उसकी जान नहीं गई थी। लेकिन ये देखकर माला पूरी तरह से घबरा जाती है। वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास कॉल करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पोइया इस कील से मुझे भी मार सकता था, जिस वजह से डर के कारण वो अपनी माँ के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि नील सर को एक नई लीड मिलती है। वो लीड थी पूनम वर्मा, जो कि दिल्ली की एक आइवरी डीलर है। तो वहीं आरुकू ने भी एक और पोचर का नाम बताया था जिसका नाम आइवन दास है। तो सबसे पहले पूनम वर्मा के लिए एलन जो है अपनी टीम को पूनम वर्मा के यहाँ पर पहुँचाता है, जहाँ पर कि वो देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन पूनम वर्मा बहुत सातिर है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तो वहीं एलन और माला जो है वो आइवन दास के यहाँ पर चले जाते हैं, जिसके बारे में अरुकू ने बताया था ये लास्ट पोचर है और इसी से उन्हें बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पर आइवन दास आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने पोचिंग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। लेकिन माला और एलन यहाँ पर आइवन दास की पूरी फैमिली को उठा लाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। आइवन दास बताता है कि उसने सालों पहले पोचिंग बंद कर दी है। लेकिन यहाँ पर एलन कहता है कि मैंने तुम्हारे नंबर को ट्रैक किया है और मुझे मालूम चला है कि तुम त्रिवेंद्रम में क्रिस फिन के साथ मौजूद थे। तो यहाँ पर आइवन दास अब सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उसने पोचिंग बंद कर दी है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ एक डील करने के लिए गया था और वो डील मुझे ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। वो डील दरअसल में प्रभास पैरेडी की थी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है। उसके पास हाथी के कुछ दांत थे और वो उन दांतों को बेचना चाहता था और उसे मालूम है कि मेरे पास पोचर के नंबर है और इन दांतों को कहाँ बेचना है उनके कॉन्टेक्ट भी, इसलिए पैरेडी जो है वो मेरी मदद ले रहा था। जिसके बाद माला और एलन यहाँ पर आइवन दास को लेकर डायरेक्ट पैरेडी के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर की बहुत सिक्योरिटी थी, इसलिए वो लोग पैरेडी के घर पर नहीं जाते हैं। लेकिन उनके पास एक प्लान था। दरअसल उन्हें मालूम चल गया था कि पैरेडी कार बेचने और खरीदने का काम करता है। आइवन दास भी उनकी मदद करने लगा था और इसी प्लान के तहत वो पैरेडी को पकड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन जो है वो अगले दिन अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर शादी में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर माला उसके पास कॉल करती है और कहती है कि हमें पैरेडी को आज ही पकड़ना है और तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कार के बारे में तुम ही सबसे ज्यादा जानते हो, इसलिए तुम्हें पैरेडी से एक कार की डील करनी होगी। यहाँ पर एलन की फैमिली वाले भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर एलन ने कुछ भी नहीं बताता है। अब एलन को पैरेडी से 1 घंटे के अंदर डील करनी थी, लेकिन यहाँ पर एलन एक शादी के फंक्शन में फंस चुका था। लेकिन एलन यहाँ पर बाहर जाने के बहाने से तुरंत ही कार में बैठ जाता है और पैरेडी से कार की डील करने लगता है, और जिसके बारे में वो माला को भी बता देता है कि वो पैरेडी से डील कर रहा है और उसे एक जगह पर बुला रहा है। यहाँ पर वो पैरेडी से कहता है कि उसे एक कार चाहिए है। तो पैरेडी उससे कहता है कि वो बस स्टैंड पर मौजूद है, वो वहां से पिकअप कर ले, जिसके बाद वो उन्हें कार दिखा देगा। तो ऐसा ही होता है। पैरेडी यहाँ पर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कार दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एलन उससे जैसे तैसे बात करने लगता है और फिर एक सुनसान जगह पर मौका देखकर वो पैरेडी को किसी तरह से किडनैप कर लेते हैं। तो अब वो लोग पैरेडी को अपने साथ इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। तो वहीं एलन जो है वो 1 घंटे के अंदर शादी के फंक्शन में वापस पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी वाइफ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि यहां से एलन कहीं पर गया था। तो वहीं नील को जब पता चलता है कि पैरेडी को उन्होंने उठा लिया है, तो नील उनसे कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और हम उसे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उससे पूछताछ करनी होगी और फिर छोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर पैरेडी जो है वो एक नई पोचिंग गैंग के बारे में बताता है, जो कि मुन्नार से आते हैं, जिसके बारे में नील सर को पहली बार मालूम चला है। मतलब कि एक और गैंग है जो कि पोचिंग करती है। थोड़ी देर के बाद हम दास नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है और खुद को सरेंडर करने की बात कहता है और कहता है कि मैं राज के साथ काम किया करता था और अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। तो अब 6 एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि दास अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है कि वो लोग किस तरह से पोचिंग करते थे और उनकी गैंग में कौन कौन शामिल थे। वो बताता है कि सबसे पहले तो हमारी गैंग में पोइया और राज ही थे, लेकिन हमें जंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए हम अरुकू की मदद लेना चाहते थे, लेकिन अरुकू मदद नहीं करना चाहता था
क्योंकि वो जंगल का एक वॉचर है, लेकिन हमने उसे बहुत ज़्यादा प्लाने के बाद किसी तरह से मना ही लिया था। जिसके बाद रात को राज जो है वो अरुकु के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द पोचिंग के लिए तैयारी करनी होगी और तुम्हें जल्द से जल्द हमारे साथ चलना होगा। और अब अरुकु को उन लोगों ने पैसे भी दे दिए थे, इसलिए उसे बात माननी ही पड़ती है। तो अब अरुकु भी यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शामिल हो चुका था और वो और दास मिलकर माला को बताने लगते हैं कि उन लोगों ने किस रास्ते से जाकर पोचिंग की थी। जिसके बाद फिर से फ्लैशबैक में कहानी जाती है जहाँ पर कि अरुकु उन्हें रास्ता बताने लगता है और सभी लोग धीरे धीरे करके उस जगह पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट की स्टोरी में भी अरुकु उन्हें रास्ता बता रहा था और उस जगह पर ले जा रहा था जहाँ पर कि उन लोगों ने कैंप लगाया था। यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तभी उनके बीच में शेर भी नज़र आता है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है, लेकिन ये लोग वहाँ से भागते नहीं बल्कि वहीं पर खड़े रहते हैं। तब वो वहाँ से चला जाता है। आगे जाने पर वो एक जगह पर कैंप भी लगाते हैं और उसी जगह पर अरुकु और उसकी पूरी टीम ने लगाया था। यहाँ पर राज भी था जो कि उनका लीडर था। तो राज की गैंग ने एक जगह पर कैंप लगाने के बाद रात को खाने पीने की व्यवस्था की। जिसके बाद खाना पीना खाने के बाद वो लोग सुबह की पोचिंग की तैयारी करने लगे। दास के हाथ में बारूद का एक मग था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर दास एक माचिस से उसके अंदर उजाला करके देखने लगता है, लेकिन तभी एक धमाके की वजह से उसका मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है और अब उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। लेकिन राज कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जिसके बाद रात सुबह देखता है कि शायद अरुकु यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राज अरुकु से कहता है कि मुझे पता है कि तेरी फैमिली कहाँ पर रहती है और अगर भागने की कोशिश की तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। जिसके बाद राज और पोया मिलकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर कि वो लोग अब हाथी का शिकार करने वाले थे। सबसे पहले वो एक बड़े से पेड़ को देखते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और हाथियों का इंतजार करने लगते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे हथनी आ रही है और हाथी अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद जब हाथी यहाँ पर पहुँचता है तो राज बिना देर किए उस हाथी के ऊपर गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। तो जिस हाथी को राज ने मारा था वो हाथी आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है और जो काम की चीजें थी राज और उसकी गैंग ने यहाँ से ले जा चुके थे। लेकिन ये सब देखकर माला और उसकी टीम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि माला इन सबको रोकना चाहती है और उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके पिता भी यही काम करते थे, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं जो कि उस हाथी के दांतों को निकाल लेता है। थोड़ी देर में यहाँ पर अरुकु आता है। अरुकु को ये सब देखकर बड़ा बुरा लगता है और तभी यहाँ पर एक और हाथी उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर राज उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन अरुकु उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन राज अरुकु को साइड में कर देता है और वो उस हाथी को भी मार देता है। और अब ये देखकर अरुकु को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और प्रेजेंट में अब वो उस हाथी की लाश को देखकर बुरी तरह से रो रहा था। तो अब राज की गैंग ने बहुत सारे हाथियों को मारने के बाद सुबह सुबह वो वापस लौटने लगते हैं। वो एक ऑटो को लेते हैं और वहाँ से वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में विजय बाबू नजर आता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही काम करता है। वो यहाँ पर अरुकु को जानता है, इसलिए उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर अरुकु कहता है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे थे और ज्यादा शराब पी लेने के कारण हमें पता ही नहीं चला, इसी वजह से हम वहीं पर सो गए। तो अब विजय बाबू यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर राज सबसे कहता है कि हम जल्द फिर से मिलेंगे। तो अरुकु यहाँ पर माला को सब कुछ बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि आगे चलकर उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इनका साथ नहीं देगा, इसलिए अब वो ये काम छोड़ने वाला था। लेकिन उसने ये काम किस तरह से छोड़ा वो उन्हें बताता है कि एक दिन उनके घर पर पोया आया और वो फिर से कोचिंग करने की बात कर रहा था। लेकिन इसके बारे में अरुकु ने अपने घर वालों को बता दिया था। अरुकु का बेटा अक्सर बीमार रहता है, इसलिए अरुकु को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन अब अरुकु का बेटा खुद चाहता है कि अरुकु ये काम छोड़ दे, इसलिए इस बात का पछतावा हो रहा था। इसलिए अरुकु अगले ही दिन विजय बाबू के पास चला जाता है और वो विजय बाबू को सब कुछ सच बता देता है कि वो राज की गैंग के साथ मिलकर कोचिंग कर रहा था और उसने बहुत सारे हाथियों को भी मारा। लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद विजय बाबू अरुकु से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि तुम अक्सर शराब में रहते हो। लेकिन अरुकु सच कह रहा था, इसलिए उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाकर सब कुछ सच बता दिया था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नील सर यहाँ पर माला से कहते हैं कि हमें एक बहुत ही सॉलिड लीड मिली है और शायद हमारे लिए एक गुड न्यूज भी है कि हमारे पास पूनम वर्मा का अरेस्ट वारंट आ चुका है। लेकिन
ये वारंट तभी काम करेगा जब पूनम वर्मा केरला आ जाए। अगर हम उसे दिल्ली में अरेस्ट करते हैं तो ये इलीगल होगा, इसलिए किसी तरह से पूनम वर्मा को बिना बताए केरला लाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि नील सर ने एलन और माला को दिल्ली भेज दिया था पूनम वर्मा को अरेस्ट करने के लिए। मतलब वो लोग उसे वहां पर अरेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग वहां से उसे केरला लेकर आएंगे, क्योंकि अरेस्ट वारंट केरला से इशू हुआ है। तो यहाँ से सीधा वो लोग दिल्ली के एक एसएचओ के पास जाते हैं। वहाँ उसे वो सारी बातें बताते हैं कि पूनम वर्मा इलीगल आइवरी बेचने का काम करती है और उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसे बिना बताए हमें केरला लेकर जाना होगा, क्योंकि वारंट वहीं से इशू हुआ है। जिसके बाद एसएचओ भी उनकी मदद करने लगता है। तब एसएचओ यहाँ पर सुनीता नाम के एक कांस्टेबल को बुलाते हैं। सुनीता यहाँ पर माला और एलन की पूरी मदद करने वाली थी, इसलिए सबसे पहले वो लोग पूनम वर्मा के घर पर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारे इलीगल आइवरी मौजूद है, इसलिए हम उन्हें चेक करना चाहते हैं। वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं जहां पर बहुत सारी आइवरी रखी हुई थी, लेकिन एलन जब उन्हें चेक करता है तो मालूम चलता है कि ये हाथी के दांतों के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये तो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि शायद पूनम वर्मा को पहले से ही मालूम चल गया था कि उसके घर पर रेड पड़ सकती है, इसलिए उसने अपना माल शिफ्ट कर दिया है। तब यहाँ पर चुपचाप से माला जो है वो पूनम के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा कट चाहिए, जिसके बदले में मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। माला कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे पास असली आइवरी भी मौजूद है और वो कहाँ पर है ये लोग पता कर लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, बदले में तुम मुझे थोड़ा कट दे देना और मैं तुम्हें बचा लूंगी। तब यहाँ पर पूनम मान जाती है। एलन देखकर ये पूरी तरह से शॉक था कि आखिर पूनम उनके साथ इतना कोऑपरेट क्यों कर रही है, जबकि माला ने उससे झूठ कहा था कि वो कट लेने वाली है, जबकि वो तो उसे बस अपने साथ लेकर केरला जाना चाहती है। तो यहाँ पर सुनीता बताती है कि हमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद ही आप लोग सुनीता को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तब माला कहती है कि पूनम कोई मुजरिम नहीं है, हम उसे बिन बताए ही यहाँ से सिर्फ पैसेंजर के रूप में केरला लेकर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुनीता और एलन बाहर आते हैं तो बाहर यहाँ पर पूनम का वकील इंतजार कर रहा था और वकील कहता है कि मेरे बिना पूनम से तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। साथ ही यहाँ पर माला जो है वो केरला के मजिस्ट्रेट से बात करती है और कहती है कि हम पूनम को वहाँ लेकर आ रहे हैं, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? जिस पर कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सुबह होते ही यहाँ पर पहुँच जाते हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद वो लोग वकील से कहते हैं कि हम पूनम को अदालत ले जा रहे हैं और वो लोग चोरी छुपे यहाँ से उसे एयरपोर्ट ले जाने लगते हैं। और अभी तक पूनम को कोई भी खबर नहीं है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ से वो लोग डायरेक्ट पूनम को एयरपोर्ट ले जाते हैं। अब वो यहाँ से उसे डायरेक्ट केरला ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे पूनम को भी समझ आने लगा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो यहाँ पर नखरे दिखाने लगती है। तो कभी उसे भूख लगाती है, क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती है, लेकिन माला भी बहुत ही अच्छे से उसे समझ रही थी कि ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पर पूनम जो है वो बेहोशी का बहाना बनाने लगती है कि उसे लो शुगर है, लेकिन यहाँ पर माला जो है उसे किसी तरह से संभालती है और यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो फ्लाइट हाल ही में निकल चुकी है। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ से माला जो है उसे दूसरी फ्लाइट से लेकर बाय रोड लेकर जाती है, जिसके लिए अभी भी पूनम जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन माला ने एक सॉलिड प्लान बनाया था। वो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं और फ्लाइट से कार से सफ़र करते हैं और सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। और वक्त अब बहुत ही कम बचा था, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब पूनम केरला में आ चुकी थी, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अब उससे पूछताछ करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मजाल की यहाँ पर पूनम कुछ बता दे, और अब बहुत समय बीत चुका था लेकिन पूनम कुछ भी नहीं बता रही थी, इसलिए अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन पूनम मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए यहाँ पर एलन जो है वो पूनम का फ़ोन जो है वो अनलॉक करता है और उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करता है। उसे मालूम चलता है कि इस सारे कांड के पीछे कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी शामिल है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ बता दो, वरना हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है जिसके द्वारा हम तुम्हारी बेटी को भी फंसा सकते हैं। जिस पर कि पूनम अब डर जाती है और वो बताना शुरू करती है कि मेरे पास कुछ किलो आइवरी है जो कि उसने सेफ हाउस में रखा हुआ है, और सेफ हाउस का एड्रेस भी वो उन्हें बता देती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर माला अपनी पूरी टीम के साथ फिर से दिल्ली पहुँच जाती है और सेफ हाउस का पता करना शुरू कर देती है।
एलन और माला रात को उस सेफ हाउस के पास पहुंचने लगते हैं, लेकिन सेफ हाउस की चाबी अभी भी पूनम के घर पर ही है। वो लोग तो यहाँ पर बस पूनम का सेफ हाउस चेक करने के लिए आए थे। तो माला सेफ हाउस के बाहर ही एक आदमी को रोक देती है ताकि वो यहाँ पर चेक करता रहे कि कोई भी माल को शिफ्ट ना करे। अगले दिन की जब सुबह होती है तो जैसे ही माला और एलन पूनम के घर पर जाते हैं तो बाहर नील सर मिलते हैं, जो कि अंदर जाते हैं और पूनम के पति से चाबी मांगते हैं सेफ हाउस की, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि अगर उन्हें चाबी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए किसी भी हालत में उन्हें सेफ हाउस तो खुलवाना ही होगा। जिस पर यहाँ पर सुनीता जो है वो पूनम के पति से कहती है कि हमने पूनम से पूछताछ कर ली है और हमें पता चला है कि तुम्हारी बेटी के नाम पर भी बहुत सारी आइवरी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बता दो, वरना सब लोग फंस सकते हैं। तब वो बहादुर का नंबर देता है चाबी के साथ और वो तुरंत ही उस सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं। बहादुर ताला खोलता है और अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर माला, एलन और उनकी पूरी टीम को बहुत सारे हाथी के दांत मिलते हैं और बहुत सारी आइवरी भी मिल जाती है, जिससे धीरे धीरे अब सारे रहस्य खुलने लगते हैं। और यहाँ पर कुछ किलो नहीं बल्कि बहुत सारे किलो के रूप में आइवरी मौजूद थी। लेकिन जिस इलाके में सेफ हाउस था और जिस जगह पर रेड हुई थी, वहाँ के लोगों को ये देखकर लगने लगा था कि यहाँ पर बहुत सारा सोना मौजूद है और यहाँ पर सोने के लिए रेड डाली गई है। यहीं पर कुछ लोकल गुंडे थे, वो अब इस सोने को नहीं ले जाना देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ मीडिया को अंदर बुलाया जाता है और नील सर उनसे कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। अच्छा यही होगा कि तुम बाहर जाओ और सारी पब्लिक को रोको कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर तुम इतना कर देते हो तो मैं केरला पहुँचते ही तुम्हें एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दूंगा, जिसके कारण मीडिया ये बात मान लेती है। अब नील सर की टीम में से ही संतोष नाम के एक आदमी को एयरलाइंस के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर कि वो उन लोगों को मनाना चाहता था कि वो यहाँ से बहुत सारे आइवरी को ले जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि एयरलाइंस के जो हेड है वो गणेश जी को बहुत मानते हैं और वो हाथी को भी जरूर मानते होंगे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ सेफ हाउस के बाहर जो है वो बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोना है और अब किसी भी हालत में वो लोकल गुंडे भी अंदर घुसना चाहते हैं और सारा का सारा सोना भी लूटना चाहते हैं। तब यहाँ पर ट्रक आ जाते हैं और ये लोग माल शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कर कर अब भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और अब लोगों को डर भी लगने लगा था। एलन और माला भी पूरी तरह से घबरा जाते हैं। माल पूरी तरह से लोड कर दिया गया था और जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक से वो लोकल गुंडे जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अब वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कर कर किसी तरह से उन लोगों से पीछा छुड़ाया जाता है और बड़े ही सतर्कता के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आज तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जब भीड़ मारती है तो गुनहगार कोई एक नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक मीडिया की गाड़ी जो है वो उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन किसी तरह से उन्हें चकमा दिया जाता है और यहाँ से डायरेक्ट वो पहुँचते हैं दिल्ली के एयरलाइंस की तरफ, जहाँ पर एयरलाइंस के हेड जो है वो उनसे कहते हैं कि आप अपना माल जो है वो लोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्लेन में बिठा सकते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी नील सर की टीम जो है वो केरला पहुँचती है और फिर सारा माल सामने रख कर मीडिया के सामने बता दिया जाता है कि ये जो सारे आइवरी है जिनकी वजह से बहुत सारे हाथियों को मारा गया है और अब तक जिन भी हाथियों को मारा गया है उनमें से 1 करोड़ करोड़ का माल जो है वो यहाँ से जा चुका है। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था, बस यहाँ के कुछ लोकल ऑफिसर्स को ही मालूम था और ये एक बहुत ही बड़ी रिवीलिंग वाली बात थी। तो इस तरह से माला और उसकी पूरी टीम ने ये जीत हासिल की है, लेकिन अभी भी पोचिंग होती है और बहुत सारा माल सप्लाई होता है। ये सप्लाई होना तभी बंद हो सकता है जब जो बड़े लोग हैं वो माल मांगना बंद कर दे। तब नील सर माला से कहते हैं कि अभी तुम रेस्ट करो, काम पर बाद में लगेंगे। जिसके बाद नील सर अपनी वाइफ के पास कॉल करते हैं, जिनके रिश्ते थोड़े ठीक नहीं थे, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम डिनर पर बाद में जाना, सबसे पहले मेरी बात सुनो और क्लिनिक पर आओ। जहाँ पर नील सर अपनी वाइफ को अपने लंग कैंसर के बारे में बताने वाले थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। अब आगे एलन अपनी पूरी फैमिली के साथ और माला और विजय बाबू भी यहाँ पर जंगलों में आते हैं, जहाँ पर की पोचिंग की जाती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और आखिर में यहाँ पर माला बहुत सारे हाथियों को देखती है और वो हाथी उस मरे हुए हाथी के पास आकर अपने इमोशन को निकालते हैं। ये देखकर माला भी रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म होता है। आखिर में वेब सीरीज के एंड में हमें बहुत सारे कुछ रियल फुटेजेस बताई जाती है और बहुत सारी हाथी के दांतों से बनी आइवरी भी बताई जाती है, जो कि इलीगल तरीके से सप्लाई की जाती थी
और इसी के साथ एपिसोड 8 के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।